सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम जूलॉजी सब्जेक्ट के ट्रिपेनोसोमा पैरासाइट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ का एक सदस्य है जो एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है। सर्वप्रथम ट्रिपेनोसोमा के वर्गीकरण के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रिपेनोसोमा का फाइलम है वो प्रोटोजोआ है। इसका सब फाइलम है वो सार्कोमेस्टिकोफोरा है। इसका जो क्लास है, वर्ग है, वो ज़ूमेस्टिकोफोरा है। इसका ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा है। फैमिली ट्रिपेनोसोमाइडी है। इसका वंश ट्रिपेनोसोमा है और स्पीसीज यानी जाति गैम्बियंस। इसके बाद में इसके हम स्वभाव और आवास के बारे में जानेंगे, यानी इसका हैबिट और हैबिटाट क्या है। ट्रिपेनोसोमा को सर्वप्रथम 1901 में फोर्डे नामक साइंटिस्ट ने इसका सबसे पहले इसका ऑब्जर्वेशन किया था। यह एंडोपैरासाइट है, अंतःपरजीवी है, मनुष्य के ब्लड का। ट्रिपेनोसोमा के मुख्य दो होस्ट हैं, यानी इसके दो प्रपोषी है। ये मनुष्य और मनुष्य के साथ साथ एक सेट्सी फ्लाई, इन दोनों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। मनुष्य के अंदर ये उसके ब्लड के अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाता है, स्प्लीन में, प्लीहा में चला जाता है, लिम्फ नोड लसिका ग्रंथियों में चला जाता है। मनुष्य के बाद में इसका जो दूसरा जो होस्ट है वो सेट्सी फ्लाई है, जिसे हम ग्लोसिना पालपेलिस कहते हैं। ट्रिपेनोसोमा की स्पीसीज के बारे में हम पढ़ें तो ट्रिपेनोसोमा से जो होने वाला जो रोग है, डिजीज है, उसे हम ट्रिपेनोसोमियासिस कहेंगे। ट्रिपेनोसोमियासिस मुख्यतः ट्रिपेनोसोमा की 3 स्पीसीज हैं जो रोग पैदा करती है, जैसे ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा रोडेशियंस, ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई। इनसे डिजीज या रोग होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इसके 2 होस्ट होते हैं, मनुष्य और सेट्सी फ्लाई। तो मनुष्य के अंदर इस पैरासाइट के कारण कई रोग होते हैं। उन्हीं में से जैसे ट्रिपेनोसोमा जो गैम्बियंस हैं, रोडेशियंस हैं, ये अधिकतर अफ्रीकन कंट्रीज में पाए जाने वाले स्पीसीज है। इनके द्वारा होने वाला जो रोग है उसे हम निद्रा रोग कहते हैं, या उसे स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है। या अफ्रीकन देशों में होने के कारण इसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस यानी अफ्रीकन निद्रा रोग भी से कहा जाता है। तीसरी जो स्पीसीज है ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई, इससे चागास नामक डिजीज होता है। मनुष्य और सेट्सी फ्लाई दो इसके होस्ट हैं। उनमें से जो सेट्सी फ्लाई जो होती है, तो ग्लोसिना पालपेलिस, यह रोग को फैलाती है, यानी यह वेक्टर होस्ट है। स्लीपिंग सिकनेस के लिए ये वेक्टर होस्ट है। इसी प्रकार जो चागास डिजीज है, इसके लिए बग है, वो इसका वाहक होता है। यदि इसकी हम संरचना को हम पढ़ें तो ट्रिपेनोसोमा की ये बाह्य संरचना का डायग्राम है। जैसा कि ये कोशिकीय होता है, प्रोटोजोआ का मेंबर है, शरीर में एक ही सेल होती है पूरी। बाह्य संरचना ये चित्र के द्वारा आपको ये दिखाई जा रही है। यहाँ छोटा सा चपटा पत्ती के समान ये परजीवी होता है। इसमें शरीर के चारों तरफ इसमें पेलिकल होती है, जो इसको एक आकृति दे रही है। अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है, बीच में इसमें एक केंद्रक होता है। इसके अलावा इसमें एक फ्लैजिला भी होता है। फ्लैजिला कछाव होता है, और फ्लैजिला का उद्गम जो है वो बेसल ग्रेन्यूल्स से होता है। वहां से फ्लैजिला शरीर के दूसरे छोर तक पहुंचता है, फ्री हो जाता है। और इस बेसल ग्रेन्यूल्स या ब्लेफेरोप्लास्ट के नीचे छोटी सी कणिका होती है, उसे काइनेटोप्लास्ट कहा जाता है। इसके साइटोप्लाज्म में फूड ग्रेन्यूल्स भी होती है। ये इसकी बाह्य संरचना है। जैसे इस चित्र में भी ये इसका डायग्राम दिखाया गया है। फ्री फ्लैजिला है, यहाँ काइनेटोप्लास्ट है, शरीर के चारों तरफ पेलिकल है, केंद्रक है।
यदि हम इसकी आंतरिक संरचना के बारे में बात करें, ट्रिपेनोसोमा की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले इसमें पेडिकल होता है, फिर इसमें एक कशाव या फ्लैजिलम, उसके बाद में अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, तरंगित झिल्ली, और उसके बाद में साइटोप्लाज्म। जैसे ट्रिपेनोसोमा का ये जो चित्र है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ चित्र है। ट्रिपेनोसोमा के सबसे बाहर इसमें पेलिकल का आवरण होता है। ट्रिपेनोसोमा के चारों तरफ पेलिकल का आवरण पाया जाता है। ये पेलिकल पतली होती है लेकिन दृढ़ होती है, और इस पेलिकल के द्वारा ही इस पैरासाइट को एक आकार दिया जाता है, आकृति दी जाती है, और इस पेलिकल में अनेक माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। इस पेलिकल में अनेक सूक्ष्म नलिकाएं होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, जो ट्यूब्यूलिन नामक प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो ये तो हो गया शरीर के चारों तरफ पेलिकल। इसके अलावा इसमें एक फ्लैजिला होता है, एक कशाव होता है। शरीर के इस भाग से इसमें एक फ्लैजिला यहाँ से निकलता है। फ्लैजिला का उद्गम बेसल बॉडी, बेसल ग्रेन्यूल से होता है, और यहाँ से निकल कर ये शरीर के इस भाग तक पहुंचता है। यहाँ पर जाकर ये फ्री हो जाता है। जैसा कि पिछले चित्र में दिखाया था, जैसे इस चित्र में आप देखिए, यहाँ से फ्लैजिला का उद्गम होता है। इसे बेसल ग्रेन्यूल्स या ब्लेफेरोप्लास्ट आधारीय कणिका कहा जाता है। यहाँ से फ्लैजिला निकलकर इसके पेलिकल के सारे होते हुए यहाँ पे जाके फ्री हो जाता है। अर्थात जो फ्लैजिला है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी बॉडी की जो पेलिकल है उसके साथ में फ्लैजिला अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, जिसे अटैच्ड फ्लैजिलम कहा गया है। और इस फ्लैजिला के पेलिकल से अटैच होने के कारण जो एक फोल्ड बनता है, यहाँ देखो बीच में फोल्ड बन गया एक, इस फोल्ड को कहते हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन या तरंगित झिल्ली। यानी जो फ्लैजिला यहाँ से निकलकर जब शरीर के दूसरे छोर तक पहुंचता है, तो ये बीच में पेलिकल से जुड़कर एक फोल्ड बनाता है। फिर इस फोल्ड को अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन या तरंगित झिल्ली कहा जाता है। जैसा कि यहाँ से ये फ्लैजिला यहाँ तक आ रहा है, और बीच में यहाँ अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बनी हुई है। ये हो गया फ्लैजिला। इसके बाद में हम इसके साइटोप्लाज्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। पेलिकल के भीतर जो जेली के समान लिक्विड तरल भरा हुआ है, उसे हम इसका साइटोप्लाज्म कहेंगे। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें एकदम शरीर के मध्य में इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, जैसा कि यहाँ ये दिखा रखा। ये इसमें एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इसमें जो झिल्ली होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इस केंद्र के अंदर जो भरा हुआ जो पदार्थ है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। केंद्रक द्रव्य हो गया। केंद्रक झिल्ली जो है, इसमें जगह जगह देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसमें जगह जगह छिद्र होते हैं, ये न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं। इसके अलावा केंद्र के बीच में न्यूक्लियोलस या एक केंद्रिका भी पाई जाती है। तो इस तरह से साइटोप्लाज्म में एक केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाई जाती है साइटोप्लाज्म में, जिनके ऊपर राइबोसोम लगे रहते हैं। तो इसके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम दो जगह पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी लगे हुए हैं, और साइटोप्लाज्म में फ्री रूप से भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ट्रिपेनोसोमा के साइटोप्लाज्म में गोल्जी का या गोल्जी बॉडी भी पाई जाती है। ये गोल्जी बॉडी हो गया। और इसी के साथ इसके साइटोप्लाज्म में एक बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रियन पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रियन है जो अत्यधिक बड़ा होता है, और यह माइटोकॉन्ड्रियन शरीर के इस भाग में पहुंचकर
एक डिस्क के समान संरचना बनाता है जिसे काइनेटोप्लास्ट कहा जाता है। ये काइनेटोप्लास्ट हो गया, इसमें डीएनए होता है, डीएनए। इस तरह से यह इसकी ट्रिपेनोसोमा की आंतरिक संरचना हो गई, जिसमें चारों तरफ इसमें पेलिकल है, ये पेलिकल हो गया, इसमें एक फ्लैजिला हो गया, कशाव हो गया, और फ्लैजिला के पेलिकल से जुड़ने के कारण इसमें अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन या तरंगित झिल्ली का निर्माण हो गया। इंटरनल स्ट्रक्चर में शरीर के अंदर इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रियन है। जहां से फ्लैजिला निकलता है उसे बेसल बॉडी या ब्लेफरोप्लास्ट कहा जाता है, आधारित कणिका कहा जाता है, और उसके नीचे इसमें एक छोटी सी संरचना और होती है, उसे हम बोलेंगे काइनेटोप्लास्ट, जिसमें डीएनए होता है। थैंक यू, धन्यवाद।